अपनी PYQ की सीरीज़ में आज हम 2019 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पॉलिटी में टोटल 13 क्वेश्चन आए थे और मोस्टली क्वेश्चंस के जो टॉपिक हैं वो रिपीटेड है। वो हम आगे बताते रहेंगे कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है। और इस PDF में आपको जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा और आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC वर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम से जाकर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सोशल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे देखा जाए तो ये सोशलॉजी से रिलेटेड है। मतलब सोशल कैपिटल का ये होता है कि आपस में लोग कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कितने ज़्यादा एक दूसरे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कितना सोसाइटी में हार्मनी है, वो सोशल कैपिटल होता है समान शब्दों में देखा जाए। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। बाकी जो सोशियोलॉजी के हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया, हमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत वैसे है नहीं। और ये जिसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं भी पता था तो हम इसके एक्सप्लेनेशन से भी देख सकते थे कि जब भी ऐसा कोई डिफिनीशन वाला क्वेश्चन आए, पॉलिटी से आते हैं क्वेश्चन ऐसे जिसमें डिफिनीशन से रिलेटेड होता है, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड डिफिनीशन पे जाना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा जनरल हो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें कवर कर रहा हो। तो यही एक इसका ट्रिक है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन ऐसा डिफिनीशन पे आता है और उसमें जो ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें होती हैं वो आंसर सही होता है। जैसे उसमें सिर्फ और सिर्फ लिटरेट पीपल के प्रोपोर्शन के बारे में बात की जा रहा है, तो बहुत छोटी है। बाई चांस सब लोग लिटरेट हो गए लेकिन उसकी आधी पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है, या फिर वो लिटरेट लोग आपस में लड़ रहे हैं, पूरा सोसाइटी में केओस है, तो वो कैसे सोशल कैपिटल होगा। इसी तरीके से कोई भी कंट्री से बिल्डिंग, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से वो कंट्री महान नहीं बनता, वहाँ की सोसाइटी से बनता है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं जापान का। इसी तरीके से साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग, तो इससे ठीक है, मान लो स्किल्ड लेबर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड लेबर बढ़ता जा रहा है हमारे पास में, तो क्या मतलब वो भी सोशल कैपिटल नहीं होगा, ना ही वो ह्यूमन कैपिटल होगा। लेकिन ये म्यूचुअल ट्रस्ट है, तो लोग आपस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको अच्छे से करके अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे उस कंडीशन को और देश को अपना नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जापान हो गया, या फिर इंडिया को भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोगों में जो आपस का ट्रस्ट है उसकी वजह से ही हम डेवलपिंग कंट्री में एकमात्र ऐसे देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइव हो पाई है। तो ये हमारे सोशल कैपिटल की वजह से हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें अच्छा गवर्नर के बारे में बोला गया है कि जो गवर्नर है वो एक इमिनेंट पर्सन होना चाहिए और स्टेट के बाहर का होना चाहिए और कोई ज़्यादा पॉलिटिकल लिंक ना हो। तो ये किस में रिकमेंड किया गया? ऐसे चीज़ें जो गवर्नर का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। लगभग हर साल आपको प्रीलिम्स और मेंस में एक नया क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसलिए गवर्नर से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन पुंछे कमीशन ने दी है, सरकारिया कमीशन ने दी है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला है वो हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं भी पता है इसके बारे में तो इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाकर किया जा सकता था। जैसे एग्जांपल के लिए इसका ऑप्शन देखो, राजमन्नार भी है, वो सेंट्रल और स्टेट से रिलेटेड है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड। लेकिन इसकी बात यह है कि इसको एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था और इस कमीशन ने मोस्टली जो रिकमेंडेशन दी थी वो स्टेट को सपोर्ट करने वाली दी थी, ना कि सेंटर को या फिर यूनियन गवर्नमेंट की तुलना में स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। लेकिन यहाँ पे गवर्नर जो बोल रहा है वो एक तरीके इम्पार्शियल गवर्नर की कल्पना की गई इसमें, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब इसी तरीके के लॉजिक हर उसमें थोड़े थोड़े अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो जैसे देखा जाए फर्स्ट ARC ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, मतलब जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं वो कैसे अच्छे काम कर सकते हैं, हमारी मिनिस्ट्री जो है वो कैसे अच्छे काम कर सकती है, ये उससे रिलेटेड होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ARC के बारे में बात कर रहा है। तो इसी तरीके की लॉजिक लगा के हम और चीज़ें भी देख सकते हैं। बाकी सरकारी कमीशन ने और क्या क्या बोला है वो यहाँ पे लिख दिया, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा अच्छा इसमें क्या बोला गया, रिव्यू करना है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत बड़े देखे जिसमें ऐसे 3, 4, 5, 6, 8 तक ऑप्शन होते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो गलत ऑप्शन को चूज़ कर लो आंसर इजी हो जाता है। इसमें इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की बात की जा रही है
लेकिन जो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया जा रहा है, ये एक तरीके का जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, उसको प्रमोट करने के लिए, ना कि ये रेगुलेटर से रिलेटेड है। इसी तरीके का जो नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक है, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन देता है कि कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हम तीसरे को और पाँचवें को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हम तीसरे और पाँचवें को एलिमिनेट करते हैं तो आंसर हमारा ये आ जाता है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं जिसमें 3 या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट है, उसमें जो गलत ऑप्शन है उस पर फोकस करो और एलिमिनेशन का यूज़ करो। यहाँ पे एलिमिनेशन से ज़्यादा चांसेस हैं कि सही आंसर मिल जाए। तो बाकी जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटीज़ होती हैं या फिर एडॉक कमेटी होती है पार्लियामेंट की, या फिर ये फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उन सब के बारे में डिटेल में लिखा है, बट इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ है इसको पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। पहले बोला गया कि किसी भी हाई कोर्ट के पास में किसी भी सेंट्रल लॉ को इनवैलिड घोषित करने की पावर नहीं होगी, तो ये गलत है। तो इसमें क्या है, टॉपिक क्या है, जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक है, और जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक भी हर बार पूछा जा रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, किसी भी लॉ की संवैधानिकता या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करता है कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है कि नहीं है। ये हमारा जो है जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पार्ट है। केशवानंद भारती केस के तहत इस बेसिक स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया गया था, और बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर यदि कोई चीज़ गलत है तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये भी जुडिशियल रिव्यू से, यदि कोई भी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर की अवहेलना कर रहा होगा तो उसको हम अवैध घोषित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो NJAC के बारे में बात करता था कि NJAC को इस्टेब्लिश करना है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए स्ट्राइक डाउन किया था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी इंडिपेंडेंस, स्वायत्ता के लिए खतरा था। तो ये एक लॉजिक देके सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म किया था। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, लिबर्टी की डिफिनीशन। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा जा चुका है लिबर्टी की डिफिनीशन को लेकर। लिबर्टी का मतलब ये है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें, जो हम करना चाहते हैं, जो हमें पोटेंशियल है उसको प्राप्त करने की आज़ादी। जैसे राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, उसके अंदर क्या है, हमें यदि एजुकेशन मिलेगी तो हमें सही गलत का पता चलेगा और हम अच्छी जॉब ले सकते हैं या फिर कुछ और अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। मतलब हम अपने आप को फुल्ली डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया। फंडामेंटल राइट्स की बात क्या कर रहा है, लिबर्टी के बारे में बात करता है। यदि लिबर्टी की बात की जाए तो आर्टिकल 19 डायरेक्टली लिबर्टी के बारे में बात करता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारी लिबर्टी की बात है। यदि हम जो सोच रहे हैं उसको बोलने की आज़ादी ही नहीं होगी हमारे पास में, उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं होगी, तो हम कैसे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो यही जो है डेमोक्रेसी का जो आधार होता है। तो इस तरीके से लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। और बाकी ऊपर ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी डिफिनीशन से रिलेटेड पॉलिटिकल क्वेश्चन है, जो ब्रॉडेस्ट डिफिनीशन हो उस पर जाना ज़्यादा सही रहता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया कि आर्टिकल 142 किससे रिलेटेड है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। कुछ बेसिक आर्टिकल हमें याद होने चाहिए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड आर्टिकल 324 है शायद। उसके बाद में जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल जो है 360 है। इसी तरीके से हमको कुछ मोटे मोटे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 120 और 140 के आसपास वाले आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। जैसे 124 सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने से रिलेटेड है। आर्टिकल 142 या फिर 142 जो है ये वाला सुप्रीम कोर्ट
से ही रिलेटेड है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस जो है प्रोवाइड किया जा सके। जस्टिस को प्रोवाइड कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट देगी तो उसको लॉ के रूप में भी माना जा सकता है। तो 142 जो है वो ऑप्शन नंबर बी से रिलेटेड है, उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें डिस्प्यूट ये था कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर ए दिया था, कुछ ने सी दिया था, जबकि ऑफिशियल आंसर इसका सी था। क्योंकि जो इसका ऑप्शन है जिसमें स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में बोला गया है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि स्टेट लेजिस्लेचर के पास में कोई नियम नहीं है कि इस मैटर में, किसी भी मैटर में किस तरीके से काम करना चाहिए, तो उस मैटर में लोकसभा के रूल्स को अपना सकता है, ये स्टेटमेंट है। लेकिन जो भी संविधान है, संविधान में जो प्रावधान लिखे हैं आर्टिकल 208 के तहत, उसमें ये लिखा है कि जब कोई भी ऐसी कंडीशन आएगी कि जिसमें कोई नियम नहीं है, तो वो जो सदन है वो खुद वैसा अपना नियम बना लेगा। वहाँ पे कहीं पर भी लोकसभा के बारे में मेंशन नहीं है। इस आधार पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस स्टेटमेंट गलत माना था, बट यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को सही माना है। तो इस वाले स्टेटमेंट कुछ नहीं कर सकते। स्टेटमेंट नंबर 1 पे चलते हैं। द गवर्नर मेक्स कस्टमरी, हाँ, चाहे गवर्नर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, वो हर साल का जो पहली बैठक होती है उसमें आता है, उसमें अपना भाषण देता है, उसमें ये बताता है कि पहले गवर्नमेंट ने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या सक्सेस रही है गवर्नमेंट की, और फ्यूचर में वो क्या क्या करने वाली है। उसके अलावा जब कभी कोई नई सरकार बनती है तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें भी जॉइंट सेशन में आके पूरा का पूरा एक रूपरेखा रखता है। तो इस तरीके से पहला सही है। हाँ, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये एक परंपरा है जिसको ट्रेडिशन बोलते हैं, कस्टमरी एड्रेस टाइप का चीज़ है, तो इसलिए इसका पहला सही होगा और दूसरा यूपीएससी ने सही माना है। तो बाकी देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसमें राइट टू मैरी की बात की जा रही है, इसमें क्या था कि एक केरल का केस था, हादिया से करके कोई केस था, जिसमें इंटर रिलीजन शादी करनी थी, उसमें प्रोटेक्शन दी थी कोर्ट ने, क्योंकि इसके पहले जो केरला की हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था उस शादी को। फिर उस केरल हाई कोर्ट के खिलाफ, केरल हाई कोर्ट ने शादी को रद्द कर दिया, उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के डिसीजन को बोला कि आपने गलत किया है, आदमी किसी भी रिलीजन में अपनी इच्छा से शादी कर सकता है, ये उसके आर्टिकल 21 के तहत आता है, राइट टू लाइफ के तहत आता है। तो ये सिंपल सा है, राइट टू लाइफ के तहत ही हमारा राइट टू प्राइवेसी आता है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 21 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे ये राइट टू मैरी पे आ गया, राइट टू प्राइवेसी पे आ गया, राइट टू प्राइवेसी पे जब पुट्टास्वामी केस आया था तो उसके जस्ट बाद में आया था। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से यूज़ करता है यूपीएससी, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो चीज़ें पूछता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कि 44 जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंट्रोड्यूस करता है एक आर्टिकल को, जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर का, वो जुडिशियल रिव्यू के खिलाफ होगा। देखो, जुडिशियल रिव्यू से 2 क्वेश्चन है। तो ये कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत, लेकिन इस गलती को 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सुधार लिया गया, और 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बोला गया कि ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ताकि कहीं पे कोई भी गलत बंदा ना बैठ जाए। और बेसिक लॉजिक लगाया जाए कि तो भी ये स्टेटमेंट गलत ही पता चलेगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी चीज़ को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, या फिर और कुछ भी लिखा हो, तो बस ये लगाना है कि जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए वो किया जा सकता है, कहीं पे भी कोई मनाही नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया 99th अमेंडमेंट को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस को हटा रहा था। हाँ, ऊपर ही एक्सप्लेन किया, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो NJSC से रिलेटेड है, और इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। ये आर्टिकल 2 सही है। और अभी NJSC की जगह पे कौन सी व्यवस्था चलती है जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होता है, उसको कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं। और कोलिजियम सिस्टम के क्या प्रॉज हैं, क्या कौन से हैं, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, वो हमने एक डिटेल वीडियो
ऑलरेडी चैनल बना रखा है विथ नोट्स, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। ये उस समय करंट अफेयर्स का टॉपिक था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो इसके बारे में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन वो देख लेते हैं पहले। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को दो आधार पर हटाने की बात करता है। एक बोलता है कि जब इनकैपेसिटी हो जाए, मतलब अक्षमता हो जाए, सक्षम ना रहे जो व्यक्ति बैठा है जज के रूप में अपने निर्णय को लेने के लिए, तब उसको हटाया जाएगा। या फिर वो मिसबिहेवियर या फिर मिसकंडक्ट किया है उसने कुछ, तो इन दो आधार पर ही उसको हटाया जा सकता है। बाकी डिटेल्ड प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसके लिए एक एक्ट आया था और एक्ट 1968 में आया था, उसके तहत प्रोविज़न दिए गए हैं। ये जज इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके तहत बोला गया है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो 100 मेंबर और राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है तो 50 मेंबर के द्वारा लाया जाएगा प्रस्ताव। लेकिन प्रस्ताव आने के बाद भी स्पीकर और इधर राज्यसभा में चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन दोनों लोग ये डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। यदि वो प्रस्ताव उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो बात वहीं पे ख़त्म। यदि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो 3 लोगों की एक कमेटी बनती है। 3 लोगों में कौन होता है, एक चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक किसी हाई कोर्ट का जज होगा, एक या फिर जो एक इमिनेंट जूरिस्ट होगा या फिर जिसको विधिवेत्ता बोलते हैं, जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है लॉज को लेके, वो बंदा होगा। ये तीनों लोग जांच करेंगे कि सच में जो चीज़ें बोली गई, जो आरोप लगाए गए वो सही है कि नहीं सही है। ये जिन्होंने गिल्टी पाया तो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा सदन में वो प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, और एक बार सदन द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया एक सदन से, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पर भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। उसके बाद में प्रेसिडेंट उसको पद से हटा देगा। ये पूरा का पूरा प्रावधान है, प्रोविज़न है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है या फिर हाई कोर्ट के जज को किस तरीके से हटाना चाहिए। ये इसके से रिलेटेड नोट्स जो हैं पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर दिए। अभी इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मोशन ऑफ इम्पीच। हाँ, एक चीज़ और है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इम्पीच वर्ड जो यूज़ किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए किया गया है, ना कि जज के लिए किया गया है। ठीक है, तो इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिजेक्टेड बाय द स्पीकर एज पर, नहीं ये गलत है, रिजेक्ट कर सकता है। पहले ऑप्शन गलत हो गया तो ये गलत, ये गलत। ये याद रखना, जब भी 2 या 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो एलिमिनेशन से चलते हैं, तो आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। पहला ऑप्शन गलत होते ही अब हमें सीधे चौथे पे ध्यान देना, बाकी सब हो गया है। इफ़ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप बाय वोटिंग द लॉ रिक्वायर्स मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस, हाँ दोनों द्वारा होना चाहिए, सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3। हाँ, इसी को ही हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तो मतलब तीसरा और चौथा सही, ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, 9 शेड्यूल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा है क्वेश्चन, हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन पूछता है। तो 9 शेड्यूल क्या है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1951 में आया था, उस तब इसको 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 9 शेड्यूल को इसलिए ऐड किया गया था, इसका बैकग्राउंड ये था कि उस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक तरफ थी, एक तरफ राइट टू प्रॉपर्टी और दूसरी तरफ हम लोग किसकी जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म कर रहे थे, लैंड रिफॉर्म लेके आ रहे थे। तो इन सब में आपस में जो था वो क्लैश हो रहा था। इस क्लैश को दूर करने के लिए ही सरकार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई, और जिन चीज़ों से उसको दिक्कत हो रही थी कि यहाँ पे बार बार जुडिशियल रिव्यू हो रहा है फंडामेंटल राइट्स के बेलने के लिए, उन सारे लॉज को उन्होंने 9 शेड्यूल में डाल दिया। और इसका प्रावधान ये था कि जो भी 9 शेड्यूल में चीज़ें होंगी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। हालांकि
केशवानंद भारती केस के बाद में बोला गया कि अब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर, लेकिन उस समय बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू उनका नहीं किया जा सकता था और इस तरीके से लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज सही तरीके से लागू हो पाए। तो इतना पता है। 1951 में आया, तो 1951 में ऑफकोर्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो 9 शेड्यूल है वो आर्टिकल 31B से रिलेटेड है। बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है मैंने, बाकी कुछ बेसिक डिटेल्स जो है इधर भी लिख दी हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि हाँ, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत होती है, तब कुछ पता नहीं होता, लेकिन इसकी ट्रिक ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर चीज़ों के बारे में ऊपर से चीज़ें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, और लगभग बहुत कम ही चीज़ें ऐसी हैं, 3-4 चीज़ें ही ऐसी होंगे जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफ़ाइन किया है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें मेंशन की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया गया। तो इसलिए जब भी हमको कोई भी क्वेश्चन में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज़ें डिफ़ाइंड हैं, तो उसको हम गलत मान लेंगे, क्योंकि यदि हर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़ाइन करने लगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना विस्तृत है कि वो मतलब एक बुक में हर चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना, हर चीज़ की डेफिनेशन भी टाइम के साथ में चेंज होती रहती है। जस्टिस क्या है वो भी हर चीज़ टाइम के साथ चेंज होता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ डिफाइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया गया, और जहाँ पर भी डिफाइन चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं वो स्टेटमेंट को गलत मान के चल सकते हैं और वो गलत होता है। ये इस क्वेश्चन का ट्रिक है, इसका नहीं, ये ट्रिक लगभग हर जगह लग जाता है, कहीं पर भी वेल डिफाइंड लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा देखो, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीसरा गलत है, तीसरे को गलत करते ही हम लोग सही ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। बाकी जो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक एक्ट आया था द पार्लियामेंट प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, वो कुछ पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अलग करता है, ये चीज़ तो पता है। लेकिन जो इसका ऑप्शन नंबर 2 था वो थोड़ा वेग है, लगभग नहीं पता होता है लोगों को, और हमें भी नहीं पता था, लेकिन हाँ ये तीसरा पता है तो सही आंसर पहुंच जाएंगे। बाकी है इधर, हाँ बाकी शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। 13 क्वेश्चन शेड्यूल के बारे में। 3rd शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ओथ से रिलेटेड है। 5th और 6th शेड्यूल SC ST से रिलेटेड है। 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? अभी ऊपर बता दिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जिन चीज़ों का रिव्यू नहीं किया जा सकता है उनसे रिलेटेड है, और जो 12th है वो अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है। तो अभी क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड किससे रिलेटेड? ऑप्शन नंबर बी 5th शेड्यूल से रिलेटेड। तो इस तरीके से हमने 2019 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2020 के पॉलिटी के सारे क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। बाकी थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।